आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा हमने पहले बात किया है प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर, तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य विशेष के मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा करने वाले हैं। किस तरह की रणनीति आपको अपनानी होगी, किस तरह से आपको अपना शेड्यूल बनाना होगा जिससे आप इस परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई कर पाएं। विशेषकर मुख्य परीक्षा की आज हम बात करने जा रहे हैं। तो मुख्य परीक्षा की बात करेंगे, क्या बदलाव आए हैं सिलेबस में, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो जैसे सबसे पहले हमने प्रारंभिक परीक्षा के बारे में पहले बात कर लिया है, इसलिए हम आज प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात नहीं करने वाले। हम आते हैं सीधे मुख्य परीक्षा पे, और मुख्य परीक्षा में हम देखते हैं किस तरह के बंटवारा किया गया है विषयों का, और किस तरह से चीज़ों को हमें लेकर चलना है जिससे हम समग्र रूप से मुख्य परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कर पाएं। तो आप जानते हैं कि आप देखिए, ये जो नया सिलेबस है, नया पाठ्यक्रम है, इसके अनुसार क्या है आप देख लीजिए, सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। सबसे पहले आप देखेंगे प्रथम प्रश्न पत्र, और प्रथम प्रश्न पत्र में इतिहास और भूगोल खंड को रखा गया है। 3 घंटे इसके लिए समय अवधि दी गई है कि ये जो लिखित परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा और इसका पूर्णांक होगा 100। इसका पूर्णांक कितना होगा? 100। इसी तरह द्वितीय प्रश्न पत्र यदि हम देखें तो द्वितीय प्रश्न जो है इसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं समाज शास्त्र का भी कुछ टॉपिक, कुछ बिंदु रखे गए हैं। इसका भी समय है 3 घंटे और 300 नंबर, अधिकतम 300 नंबर का ये पेपर होगा। इसी तरह से तृतीय प्रश्न पत्र जो है इसमें साइंस एंड टेक को रखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, ठीक है, क्योंकि साइंस और टेक जब तक आप विधिवत नहीं करंट की घटनाओं को देखते रहेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे, और ये भी 300 नंबर का है, ठीक है। इसके बाद चतुर्थ प्रश्न पत्र, इसमें दर्शन शास्त्र की भी कुछ चीजें आ गई हैं, मनोविज्ञान की चीजें और लोक प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ चीजें जोड़ी गई हैं, और ये भी 3 घंटे का है। लेकिन इसके लिए जो पूर्णांक है वो 200 अंक बनाया गया है। हिंदी और सारे प्रश्न पत्र जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होंगे। मतलब जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिया रहेगा। पंचम प्रश्न पत्र जो 5वां है, क्या है? सामान्य हिंदी एवं व्याकरण। मतलब यदि आप मध्य प्रदेश राज्य विशेष की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपकी हिंदी पर भी पकड़ होनी अच्छी चाहिए और व्याकरण आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ये 200 अंकों का है और केवल हिंदी में रहेगा। भाई हिंदी है तो हिंदी में ही रहेगा। फर्स्ट प्रश्न पत्र 6वां जो है, इसमें क्या है? निबंध लेखन। अब निबंध लेखन अलग से 100 नंबर का जोड़ा गया है, और ये भी प्रश्न पत्र जो है आपका हिंदी में और 2 घंटे का रहेगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं विशेषकर प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र पर क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। किन चीजों का ध्यान रखना है उस पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न पत्र प्रथम और सेकंड, इन 2 चीजों को ध्यान में हम रखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमें जानना है, नए पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे लिखा है सामान्य अध्ययन के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे। मतलब जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा इसमें क्या खंड होंगे? 2 खंड होंगे, आ और बा, 2 खंड रहेंगे। प्रत्येक खंड 150 अंकों का होगा। प्रत्येक खंड क्या होगा? 150 अंकों का होगा। मतलब अब जो 300 नंबर का पेपर अभी आपने देखा प्रथम और द्वितीय, इसमें क्या है? ये बट गया 2 भागों में, 150। मतलब ए बी पार्ट भी 150 नंबर का और ए पार्ट भी 150 नंबर का। अब इसमें भी क्या बांटा गया वो देखिए। प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाइयों में विभाजित होता है। मतलब सबसे पहले क्या हुआ यदि देखें तो सबसे पहले हुआ कि जो हमारा पेपर था वो 2 भागों में बटा। सबसे पहले हमारा जो पेपर था वो 2 भागों में बांटा गया। कैसे? पहले 300 नंबर का होता था प्रश्न पत्र, इसको 2 भागों में बांटा गया, ए पार्ट और बी पार्ट। प्रत्येक पार्ट को दिया गया 150 अंक, इसको भी दिया गया और 150 अंक इसमें भी। अब ये जो 150 अंक हैं इसको कितने भागों में बांटा गया है? एक खंड को, इस खंड को 5 इकाइयों में, और उसी तरह से जो दूसरा खंड है उसको भी 5 भागों में। तो पहले खंड की बात कर लेते हैं।
प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाइयों में, मतलब ये भी 5 भागों में बटा है और ये भी 5 भागों में बटा है। ठीक, अब क्या है कि प्रत्येक इकाई से 3 अति लघु उत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय, मतलब ये जो इकाई है 5 इकाई जो बांटी गई है 5 इकाई में बांटा गया है। अब प्रत्येक इस 5 में से प्रत्येक में क्या किया गया है कि प्रत्येक में अति लघु उत्तरीय कितने रहेंगे 3, लघु उत्तरीय कितने रहेंगे, ये 60 हो गया, लघु उत्तरीय कितने रहेंगे 2 लघु उत्तरीय हो गया, और विस्तृत उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय कितने रहेगा 1। मतलब प्रत्येक, सबसे पहले पाठ्यक्रम 300 अंकों का है, ये हमारा जो सिलेबस है प्रथम प्रश्न पत्र का और द्वितीय का दोनों का 30 अंक का है। प्रत्येक को 2 भागों में बांटा गया है, 150 अंक 150 अंक। इसके बाद जो भाग हैं उनको पुनः 5 खंडों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक खंड को 30 अंक दिए गए हैं। मतलब एक खंड जो है वो 30 अंक का होगा और उस 30 अंक में क्या क्या है देखिएगा, 3 शॉर्ट, 2 मीडियम, 1 लार्ज, मतलब 3 अति लघु उत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय, 1 लघु उत्तरीय। अब इसमें देखिए 3 शॉर्ट जो है ये कितने अंक का होगा, ये भी यदि हम बात करें तो जो हमारा अति लघु उत्तरीय है, जो हमारा अति लघु उत्तरीय है ये 3 अंक का है, मतलब 3 प्रश्न है तो ये हो गए 9 अंक के। इसी तरह जो मध्यम उत्तरीय है जिसको बोलते हैं लघु उत्तरीय, इसको है ये 5 अंक, मतलब 2 प्रश्न है तो ये 10 अंक का। ठीक है, और ये जो लॉन्ग वाला है दीर्घ उत्तरीय है ये है 11 अंक का। ठीक, मतलब प्रत्येक जो इकाई है, सबसे पहले 150 को 5 भागों में बांटा 30-30 के, 30 प्रथम, 30 द्वितीय, 30 तृतीय, चतुर्थ और ये पंचम, मतलब 150 इस तरह से डिवाइड किया गया पहले 5 भागों में। और इस 1/30 में क्या है, मान लीजिए ये चीजें दी हुई है 1/30 में, कि 1/30 वाले भाग में क्या होगा, 3 शॉर्ट, 2 मीडियम प्रश्न और 1 लॉन्ग होंगे, और टोटल मिला के ये कितने का होगा, 30 अंक का होगा। मतलब एक जो प्रश्न पत्र होगा उसमें लॉन्ग के कितने हो रहे हैं, यदि हम देखें तो इधर 5 इकाई हुई, प्रथम खंड में 5 इकाई हुई और 5 इकाई में 5 लॉन्ग मिल गए। उसी तरह पार्ट बी में भी 5 लॉन्ग मिलेंगे, तो टोटल कितने हो गए 10। मतलब 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो विस्तृत उत्तरीय होंगे, और इस 10 प्रश्न के लिए अंक कितने निर्धारित किए गए हैं आपको पता है कि 11 अंक, मतलब 10 गुणे 11, 110 अंक हमें अर्जित होंगे। कहां से, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। किसी भी प्रश्न पत्र प्रथम द्वितीय की अभी हम बात कर रहे हैं, तो प्रथम या द्वितीय की बात करें तो प्रत्येक पेपर का जो 300 नंबर है उस 300 में 110 नंबर जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से हमें अर्जित होगा। इसके बाद अब मीडियम से जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उससे कितना मिलेगा, लघु उत्तरीय एक है 5 अंक का, मतलब 1 10 तो 5 हो गया, 5 इकाई हो गया 50 और 50 इधर 100, मतलब 100 अंक जो है ये आपको लघु उत्तरीय प्रश्न से मिलेंगे। ठीक है, अब बचा कितना 90, और 90 जो है ये आपको मिलेंगे अति लघु उत्तरीय से। ठीक है, 90 अंक अति लघु उत्तरीय के, मतलब जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे पूरे 300 के पेपर में वो 90 अंक के होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न 100 अंक के होंगे, और अति लघु जो विस्तृत उत्तरीय है वो 110 अंक। मतलब सबसे ज्यादा वेटेज देखा जाए यदि तो क्या है, लिखने वाला ही सबसे ज्यादा वेटेज है। कौन से, लघु उत्तरीय और दीर्घ का सबसे ज्यादा वेटेज है। लघु उत्तरीय और दीर्घ मिला के 210 नंबर आपके बनाएंगे। और यदि आपका ये चीज बेहतर हो गया तो ये जो फैक्ट वाला है इसमें बड़े आराम से आप 60 नंबर अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक समग्र रूप से सिलेबस क्या है, किस आधार पर बनाया गया है, क्या मांग है, वो आपने देख लिया। अभी हम रणनीति की बात करेंगे। अब आइए देखते हैं पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र में भी वही चीजें हैं, तो प्रथम और द्वितीय की बात हम आज करेंगे। अब देखिए प्रथम प्रश्न पत्र की यदि हम बात करें अभी, तो इसमें क्या बात किया जा रहा है कि इकाई इतिहास एवं संस्कृति। अब यदि आप इसको देखें तो क्या क्या गया है, भारतीय इतिहास की बात पहले हुई है इकाई फर्स्ट में। ठीक है,
और इकाई फर्स्ट में क्या कहा गया है, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक, मतलब हड़प्पा से लेकर 10वीं शताब्दी तक का जितना इतिहास है वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, वहां से प्रश्न आएंगे। अब ये 60 में बोल दिया गया हड़प्पा से लेकर 10वीं तक, और हड़प्पा से लेकर यदि हम देखें क्रम से 10वीं शताब्दी तक देखें तो बहुत ही विस्तृत सिलेबस है, इतना शॉर्ट में भी नहीं है जिस हिसाब से चीजों को एक लाइन में दिखा दिया गया है। यदि आप हड़प्पा से लेकर पूरा देखें तो आप जानते हैं कि प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, फिर प्राचीन भारत की राज व्यवस्था, फिर प्राचीन भारत की जो सांस्कृतिक व्यवस्था थी वो, इसके बाद आप पुनः आ जाएंगे कहाँ पे, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है। और आगे आप इसी प्रकार से धर्म दर्शन पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, मौर्य साम्राज्य, संगम साहित्य, इन सारी चीजों, मतलब जो आप आधुनिक भारत के पहले का जितना भी खंड है वो सारी चीजें आपको देखनी है। यहाँ तक देखिए ब्रिटिश का भी आ गया, 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक सांस्कृतिक इतिहास, मुगल शासक और उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का अनुभव, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव। इसके बाद फिर उपनिवेशों की भी बात आ गई, ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक एवं आदिवासी विद्रोह। अब बहुत सारे आदिवासी और कृषक विद्रोह हुए हैं, दर्जनों आदिवासी और कृषक विद्रोह हुए हैं, तो सबको आपको पढ़ना है, समग्र रूप से सबको पढ़ना है। और आप जानते हैं कि आप जहां से जुड़े हुए हैं आजाद एमपीपीएससी अकादमी से, यहाँ से जो आपको पाठ्यक्रम दिया जाता है संपूर्ण रूप से, आप जानते हैं कि जो प्राचीन भारत की जो वीडियो बनाई गई है, लगभग 100 वीडियो में प्राचीन भारत को खत्म किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 वीडियो में यदि प्राचीन भारत खत्म हुआ है तो कितनी समग्रता से, कितनी गहराई से चीजों को बताया गया है। निश्चित रूप से कुछ भी छूटने वाला नहीं है। जो आजाद एमपीपीएससी का आजाद संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम बनाया गया है, जो वीडियो यहाँ पे तैयार की गई है, निश्चित रूप से आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं छूटने वाला है। इसमें देखिए ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक आदिवासी विद्रोह बताना है, फिर प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब इतिहास के खंड को यदि देखें तो जो अभी तक आप पढ़ते आए हो, एनसीईआरटी जो आप पढ़ते आए हो कक्षा 8 तक, 8 से लेकर 12 तक, पूरा उसका जो है एक प्रकार से समग्र रूप से उन सारी चीजों को रख दिया गया है कहां पर, भारतीय इतिहास के खंड में। इसके बाद आप जान लीजिए कि इतिहास में आपको कोई चीज छोड़नी नहीं है, इतना बृहद सिलेबस यहाँ पे रखा गया है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारी चीजों को समग्र रूप से देखना है। अब इसी में आ जाता है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। तो आपको बताऊं कि जब भी आप संपूर्ण भारत के बारे में पढ़ें, भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ें, तो जैसे आपने पढ़ा कोई विद्रोह, भारत के संदर्भ में कोई विद्रोह पढ़ा राष्ट्रीय संदर्भ में, तो उसी के समय आपको क्या करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में यदि कोई विद्रोह हुआ है, एमपी में कोई विद्रोह हुआ है, तो उसको भी वहीं से कोरिलेट करें, उसके समय काल को कोरिलेट करें कि उसी समय काल में यदि मध्य प्रदेश में भी कुछ घटनाक्रम, ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ है, तो उसको भी साथ साथ जोड़कर चलें। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपको यदि प्रश्न में आपको तुलना करने को, किसी भी प्रश्न में किसी भी रूप में तुलना करने को आ गया कि संपूर्ण भारत में या कोई संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में किसी विद्रोह को ले लिए और मध्य प्रदेश को, और पूछ लिए दोनों में अंतर क्या रहा, स्वरूप में क्या अंतर रहा या लोगों के योगदान में क्या अंतर रहा, तो आप तुलना कर पाएंगे कब, जब आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, विद्रोह पढ़ते हैं, स्वतंत्रता संघर्ष के बहुत सारे चरण में यदि आप पढ़ते हैं, तो जैसे आप ये राजाओं का योगदान पढ़ेंगे, विशेष लोगों का योगदान पढ़ेंगे, तो मध्य प्रदेश राज्य के विशेष के किन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया, किन लोगों ने योगदान नहीं दिया, किन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो जब भी आप भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ें, भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ें, तो वहीं से मध्य प्रदेश राज्य विशेष के जो घटनाक्रम है उनको भी वहीं से जोड़कर पढ़ें और अपने नोट्स को इस प्रकार तैयार करें कि यदि मान लीजिए ये आपका नोट्स है, ये संपूर्ण भारत के इतिहास के बारे में लिखा पढ़ा है आपने, तो यहीं पे अलग एक पेज जोड़ लीजिए या एक पेज स्टेपल कर लीजिए और यहीं से यदि कोई चीजें मध्य प्रदेश की जुड़ती हैं, मान लीजिए व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा काम यदि मध्य प्रदेश में किसी ने किया है, स्त्रियों की जो इनकी स्त्रियों की जो वहां की समस्याएं थी उसको दूर करने में यदि मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति ने योगदान दिया है, ठीक है, तो उसको वहां पे करिए। राजाओं का खुलकर किसी ने विरोध किया है तो उसको भी यहीं पे जोड़ के लिखिए। मतलब
जो भी आप भारत के परिपेक्ष में, संपूर्ण परिपेक्ष में पढ़ें, उसको क्या करना है, यदि उससे जुड़ा हुआ कोई घटनाक्रम मध्य प्रदेश राज्य विशेष से है तो उसको वहीं पे कोरिलेट करें। अलग से कॉपी मत, अलग से नोट्स मत बनाएं कि आप एमपी का अलग से तैयार कर रहे हैं और संपूर्ण भारत का जो इतिहास पढ़ रहे हैं उसका अलग से। नहीं, संपूर्ण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, वहीं पे ही स्टेपल कर लें। उससे जुड़ा हुआ कुछ मध्य प्रदेश की घटनाक्रम है, वहीं पे उसको लाके स्टेपल कर लें। इस तरह से चीजों को पढ़ेंगे तो कभी भूलेगा नहीं और आप तुलना कर पाएंगे। यदि तुलना को आता है, कोरिलेट करने को आता है, तो आप कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे। क्योंकि ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, आप सीधे सीधे प्रश्न नहीं आ रहे हैं। जैसे अब हम आपको अभ्यास करा रहे हैं, इसी तरह के प्रश्नों को आपको आदत डालनी होगी करने की और अपने दिमाग को विकसित करने की, समझने की। किस तरह से कोई भी प्रश्न दिया जाता है इतिहास का, मैं लगातार 3 दिन से डलहौजी के बारे में करा रहा हूं, तो आपको समग्र रूप से समझिए डलहौजी अन्य जो गवर्नर जनरल थे उनसे अलग कैसे था, उसकी सोच किस प्रकार से अन्य गवर्नर जनरल से उसको अलग करती थी। तो समग्र रूप से लिखने से ज्यादा जरूरी है कि अपने दिमाग को भी स्थिर रखकर उसको सोचें, उसको समझें कि किस प्रकार से अलग रखा। क्योंकि यदि आप किताब पढ़ लेते हैं, किताब तो सब पढ़ रहे हैं, किताब एक तरफ से एक ही बुक सब पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ते हैं, आप बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं तो सारे लोग बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या करना है कि सब सारे लोग पढ़ रहे हैं तो उस ढर्रे पे नहीं जाना है। आपने कुछ पढ़ा, उसको फिर 1 घंटे आपने यदि पढ़ाई किया, कोई भी विषय है, 1 घंटे आपने पढ़ाई किया, क्योंकि आप राज्य विशेष या यूपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं या देंगे, अभी नहीं देंगे तो आगे चलकर देंगे भविष्य में। तो आपको क्या करना है, अपनी सोच विकसित करनी है। कोई भी टॉपिक उठे, मान लीजिए इतिहास का कोई भी टॉपिक उठता है तो उससे जुड़ा हुआ उसको जोड़िए। इतिहास का कोई टॉपिक है उसको समसामयिक से जोड़िए, वर्तमान समय से जोड़िए कि क्या वो प्रासंगिक है, किस तरह से वो वर्तमान टॉपिक से जुड़ रहा है। वर्तमान भारत की जो समस्याएं हैं, क्या जो पहले समस्याएं थी, कुछ समस्याएं कॉमन हैं, किस तरह से कोरिलेट हो रहा है, तो जोड़ने का प्रयास करिए। इतिहास से निकलकर यदि इतिहास की कोई घटना है वो हमारी अर्थव्यवस्था से किसी भी प्रकार से जुड़ रही है तो उसको जोड़ने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, तो चीजें बेहतर होंगी। और जो लोग पुरानी लीक पर किताबों को पढ़ रहे हैं उनसे हटकर आप अपनी सफलता अर्जित कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे किताबों को ही पढ़ते रह जाएंगे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसमें देखिए मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ना है। तो जब आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ें तो वहीं पर ही मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन को स्टेपल कर लें, तो आपको अंतर पता चलेगा कि भाई मध्य प्रदेश का जो स्वतंत्रता आंदोलन था किस तरह से शुरुआत हुआ, किस तरह के लोगों ने उसमें भाग लिया, और भारत के परिप्रेक्ष्य में जब स्वतंत्रता आंदोलन पहली बार शुरुआत हुआ, पहली बार छेड़ा गया, तो कहां से हुआ, किस लोगों ने, किस समुदाय ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। तो दोनों को कहने का मतलब है कि ये चीज नहीं मानना है कि ये जो एमपी का सिलेबस है इसको हम अलग नोट्स बनाएंगे, हम अलग तैयारी करेंगे, पहले भारत का पढ़ लें या पहले मध्य प्रदेश का पढ़ लें, हम भारत का बाद में पढ़ेंगे, तो इससे आपका नुकसान है, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। आप चीजों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता अर्जित करेंगे और बाद में आप याद भी करेंगे कि किसी ने आपको कुछ गाइड किया था। तो मध्य प्रदेश की जैसे प्रमुख रियासतों के बारे में पढ़ना है, तो आप जानते हैं कि रियासतों के बारे में जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई गोंडवाना के राजा कौन थे, किस तरह से उन्होंने कार्य किया मध्य प्रदेश के लिए। तो इस तरह के जो भी राजा है, जैसे इसमें नाम दे दिया, इसमें आपको कुछ भी खोजना नहीं है, जैसे गोंडवाना दे दिया, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, तो इन सब के बारे में आपको कम से कम 8 से 10 लाइन अपने शब्द होने चाहिए, अपने शब्द होने चाहिए। किताब का रटा हुआ नहीं, पढ़ लिया, अपने शब्द बनाइए, अपने शब्दों में इसको लिखिए। किताब का रटा हुआ शब्द नहीं होना चाहिए, उसको अपने शब्दों में। इनके बुंदेली के बारे में पढ़ा, किताब में पढ़ा, फिर अपने शब्दों में इसको लिखिए। भले ही शब्द त्रुटिपूर्ण हो, व्याकरण त्रुटिपूर्ण हो, लेकिन अपने शब्दों में लिखिए। जब आप अपने शब्दों को लिखते हैं तो उसका महत्व कुछ और होता है, क्योंकि एग्जामिनर भी होता है ना, आप जानते हैं, मान लीजिए एग्जामिनर ने 100 बच्चों की कापियां चेक की, तो 80 उसमें से ऐसे मिलते होंगे, 80 क्या 90 ऐसे मिलते होंगे, जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि बघेली शासकों के बारे में पूछ लिया, तो सारे लोग वही किताबी भाषा लिखना प्रारंभ करेंगे, किताबी भाषा लिख देंगे। और आपको किताबी भाषा नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर भी किताबी भाषा देख देख के थक जाता है। नॉर्मल नंबर सबको 7 दिया है तो सबको 7, यदि अति लघु उत्तरीय में आया है तो सबको 1 नंबर दिया है तो सबको 1 दिया। जब आप अपने शब्दों में लिखेंगे, आपका शब्द, आपका जो अक्षर है, आपके जो पंक्तियां हैं अलग लगेंगी दूसरों से, तो आपको निश्चित रूप से अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को अलग बांट के नहीं पढ़ना है।
इसी में खंड बा में आ जाता है कौन कौन सा, विश्व का भूगोल। अब विश्व के भूगोल में प्रमुख भौतिक लक्षण, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें। तो जब विश्व के स्तर पर आप पर्वतों के बारे में पढ़ रहे हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, या इस महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, ठीक है, कौन सा पठार इस महाद्वीप में है, तो तुरंत आपको क्या करना है कि वहीं पे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए। जैसे आपने मान लीजिए आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, मान लीजिए ने आपने पढ़ा माउंट दमावंद है, कहां पे, ईरान में है, ज्वालामुखी पर्वत ईरान में है। तो आपको क्या करना है, तुरंत अपना दिमाग लगाना चाहिए कि भाई दमावंद ईरान में है, ठीक है, ज्वालामुखी शिखर है, ठीक है, क्या कोई और ज्वालामुखी शिखर है, यदि है तो उसको तुरंत ही नोट डाउन करिए, जितने हैं उनको नोट डाउन यहीं पर कर लीजिए। क्या भारत में कोई है, नहीं है, मध्य प्रदेश में कोई है, नहीं है, कोई बात नहीं, यदि है तो उसको यहीं पे नोट करिए, ठीक है। मतलब कहने का है यदि आप पर्वत पढ़ रहे हैं तो एक लाइन यहीं पे बनाइए, पर्वत अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर के, वैश्विक स्तर के, ये लिस्ट हो गया वैश्विक स्तर की, ये इस देश में है या किसी देश के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आप यहीं पे देश, अपने देश राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट, बगल में फिर मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं उसके लिए। तो इससे क्या होगा, चीजें आपकी एक साथ रहेंगी, परीक्षा में आपको कम समय, इससे आपको पीटी में भी, प्रारंभिक परीक्षा में भी मदद मिलेगा, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में आजकल मैचिंग में ये सब पूछे जाते हैं कि नदियां, झीलें, नाम देखे कि कौन कहाँ पे है। तो इस तरह से यदि आप पढ़ेंगे कि एक साथ पर्वत पढ़ रहे हैं तो सारे एक साथ, वैश्विक स्तर के जो है, राष्ट्रीय स्तर के और हमारे प्रदेश विशेष के, तो इस तरह से चीजों को एक साथ पढ़ने की आदत डालें, ठीक है। जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं, जलवायु एवं ऋतुओं के बारे में वैश्विक स्तर पर पढ़ा, तुरंत राष्ट्रीय स्तर पर पढ़िए। मान लीजिए इस बुक में जहां से आपने पढ़ा वहां पे, क्योंकि आप विश्व की जलवायु पढ़ रहे हैं तो हो सकता है इस टॉपिक में विश्व स्तर के दिए हों सारी चीजें वैश्विक स्तर की, तो आपको क्या करना है, तुरंत अपनी दूसरी बुक निकालना है, उसमें देखना है राष्ट्रीय जलवायु के बारे में, वहां से पढ़ना है। फिर देखना है कि राष्ट्रीय जलवायु और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व की जलवायु है उसमें भारत की कुछ समानता है, अगर समानता नहीं है तो किन चीजों में समानता नहीं है, क्यों नहीं है समानता। मतलब आप जब सिविल सेवा में जा रहे हैं तो हर प्रश्न के आगे क्यों लगना चाहिए, ठीक है, हर प्रश्न के आगे लगना चाहिए। अगर मैं आज आपको सिलेबस बता रहा हूं तो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाता हूं, मेरा आर्थिक हित जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो इस तरीके से जब तक आप सिविल सेवा में हैं, अपने हर प्रश्न, यदि आप कोई चीज सड़क पे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, छत से देख रहे भैया कोई नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा, तो समझने की जरूरत है ना भाई कि कोविड-19, अब कोविड-19 के द्वारा जो लॉकडाउन हुआ इसलिए लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इससे क्या हो सकता है, किस प्रकार की हानि हो रही है लोगों को, किसानों को क्या हानि हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था किस प्रकार से गिर रही है। तो इन सारी चीजों को आपको देखना, मतलब आप कुछ भी देखें तो आपको क्यों आना चाहिए और उस क्यों का जवाब आपको स्वयं खोजना है, ठीक है। तो ये आदत डालिए, निश्चित रूप से बेहतर होगी, चीजें बेहतर होंगी, ठीक है। फिर आ जाता है भारत का भूगोल। अब प्रमुख भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद, भारत के भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, मानसून की उत्पत्ति, एल नीनो, ला नीनो, ये सारा चीज पढ़ना है। और आप जानते हैं कि इन सारी चीजों के बारे में जो हमारा वीडियो प्रोग्राम है बहुत बृहद स्तर पर बताया गया है, और आपको पता है कि मैं उत्तर लेखन लगातार करा रहा हूं। तो इन सारी, जैसे अभी हमने अपना इतिहास से शुरू किया है, तो इतिहास खंड चल रहा है, इतिहास खत्म होने के बाद निश्चित रूप से हम भौगोलिक खंड पर इस पर आएंगे और इस पर कराएंगे। तो निश्चित रूप से यदि आप आजाद से जुड़े हैं, आजाद एमपीपीएससी से जुड़े हैं, तो आपको मुख्य परीक्षा में घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि पीटी में कुछ आपको स्वतः मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि फैक्ट होते हैं, कुछ संस्थान बताते हैं, कुछ हम गाइडेंस देते हैं, कुछ आपको करने पड़ते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में सिर्फ आपको क्या करना है, यदि हम कहते हैं कि 4 आंसर लिख के लाओ, कहीं से भी लिख के लाओ, खोज के लिख के लाओ, तो आपका काम बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप उतना करो, 4 आंसर हमें खोज के लिख के उपलब्ध कराओ। तो इस तरह से, और देखिए इसमें भारत की भूगोल में क्या है, प्रमुख भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, तो जैसे अभी विश्व स्तर पर हमने पढ़ा था पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, तो को रिलेट करके हमें पढ़ना है कि भारत का सबसे बड़ा ये है तो विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। भारत में कोई शीत मरुस्थल है, नहीं है तो क्यों है तो क्यों है,
क्या वैश्विक स्तर पर भी शीत मरुस्थल पाए जाते हैं, अगर है तो कहाँ पे है वो स्थिति, ऐसे समग्र रूप से आपको देखने की जरूरत। जलवायु के बारे में इसी तरह से मानसून की उत्पत्ति, एल नीनो, जलवायु, ये सारी चीजें आपको समग्र रूप से देखने की जरूरत है। और ये जो टर्म है जनसंख्या वृद्धि, वितरण, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण, नगरीय जनसंख्या, इससे एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है। तो जो जनगणना के आंकड़े हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी आप पुराने वाले से काम चलाइए, क्योंकि नया तो अभी इतनी जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाएगा, अभी तो कार्यक्रम चालू हुआ है। ठीक है, तो जनसंख्या से संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा, पीटी में भी, मुख्य परीक्षा में भी। फिर खाद्य प्रसंस्करण यूनिट, तो क्या खाद्य प्रसंस्करण, जैसे हमने इस पे उत्तर लेखन भी किया था, क्या प्रक्रमण इकाइयों से संबंधित उत्तर लेखन भी हमने किया है। ठीक है, तो आप एक समझ गए होंगे कि खाद्य प्रसंस्करण जो इकाइयां होती है उनका महत्व क्या होता है, उससे लाभ क्या होते हैं, स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिलता है। तो निश्चित रूप से यदि आप हमारे साथ जुड़कर उत्तर लेखन का कार्यक्रम कर रहे हैं तो आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको आज क्या समझना था, सबसे पहले 300 अंक का हमारा पेपर हो जाएगा और ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, 150 पुनः 150 को 5 इकाइयों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक इकाई में 30 अंक निर्धारित किए गए हैं और इस 30 अंक में जहां 11 अंक विस्तृत उत्तरीय, 5 अंक लघु उत्तरीय और 3 अंक अति लघु उत्तरीय, इस तरह से प्रत्येक इकाई आपको 30 अंक उपलब्ध कराएगी। तो आपको क्या करना है आगे बताता हूं, अभी तो थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है इसमें। अब आ जाता है मध्य प्रदेश का भूगोल। अब मध्य प्रदेश का भूगोल क्या पढ़ना है, भू आकार की, नर्मदा घाटी, मालवा पठार। जब आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे, भारत का भू आकार ये पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, तो इसमें इन सारी चीजों के बारे में भी पढ़ना है। तो वहां भी पढ़िए, लेकिन डिटेल में हो सकता है वहां पे डिटेल में ना बताया जाए, तो मध्य प्रदेश राज्य विशेष का जो है यहाँ पे डिटेल में बताया जाता है, तो यहाँ पे आपको जोड़ के पढ़ने की जरूरत है। अब नर्मदा घाटी है तो क्यों है, मालवा का पठार है तो क्यों है, ये सारा सब आपके दिमाग में प्रश्न बनना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है। अब इसमें मृदा आ जाता है, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण, मृदा प्रसंस्करण, मृदा निर्माण, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो समग्र रूप से यदि देखा जाए तो सिलेबस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया गया है, बस क्या कर दिया गया है, पहले का उठा के कुछ भाग दूसरे में, दूसरे का कुछ भाग उठा के तीसरे में, यही चीजें की गई हैं, बाकी का पूरा पहले का है। जैसे हिस्ट्री में क्या किया गया, वर्ड हिस्ट्री हटा दिया गया, तो इसी तरह से कुछ नए खंड भी जोड़े गए हैं। जैसे अब इसमें आप तीसरा पेपर, चौथा पेपर देखेंगे तो आ गया है क्या, फिलोसफी, दर्शन शास्त्र आ गया है। पहले चीजें स्पष्ट रूप से दर्शन शास्त्र नहीं लिखा रहता था, लेकिन अब दर्शन शास्त्र लिखा गया है। तो सारी चीजें आपको समग्र रूप से समझने की जरूरत है। अब इसमें जल एवं आपदा प्रबंधन, ये मध्य प्रदेश राज्य विशेष के अतिरिक्त है, इकाई 4 जल एवं आपदा प्रबंधन। अब जानते हैं कि मानसून आ रहा है तो आपदाएं बढ़ेंगी, और आपदाएं यदि बढ़ेंगी तो उसके बारे में पता होना चाहिए, रीजन क्या है, बाढ़ का रीजन क्या होता है, कहीं पे क्लाउड बादल फटता है तो उसका रीजन क्या होता है, क्यों बादल फटता है, क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे आप 2 शब्द सुनते होंगे, क्लाउड बर्स्ट और मानसून बर्स्ट, तो इसमें अंतर क्या होता है, बादलों के फटने और जो मानसून बर्स्ट हम बोलते हैं, इसमें अंतर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समग्र रूप से देखना पड़ेगा। इसमें है पेयजल के बारे में हमें पढ़ना है, फिर भूजल एवं जल संग्रहण के बारे में पढ़ना है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के बारे में पढ़ना है, सामुदायिक योजना जो चल रही है उनके बारे में पढ़ना है, और भूगोल की आधुनिक तकनीक, मतलब जो वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, आप इसके लिए क्या करना है, आपको इसरो पर भी नजर बनाए रखनी है। ठीक है, और द्वितीय की बात करें हम तो द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या है, संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। अब इसमें यदि आप देखते हो क्या है, भारतीय संविधान, निर्माण, विशेषता, मूल ढांचा पूर्व वाला ही है, वैचारिक तत्व ये भी पूर्व में था, संघवाद केंद्र ये भी पूर्व में था। अब इसी तरह से इकाई 2 में क्या है, निर्वाचन आयोग, निरंतर एवं महालेखा परीक्षक संघ, लोक सेवा आयोग, मतलब विभिन्न जो आयोग हैं हमारे, जो संवैधानिक आयोग हैं, उनके बारे में बात की गई है। इसी तरह से जाति, धर्म, निजाति, भाषा एवं लिंग की भूमिका, मतलब जो पहले था, पूर्व में जो था, ज्यादातर चीजें वही हैं। अब इसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जरूर होना चाहिए। अब जैसे आ गया अर्थव्यवस्था एवं समाजशास्त्र, तो अब अर्थव्यवस्था के साथ इसमें समाजशास्त्र भी जोड़ दिए। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के बारे में आपको कैसे पढ़ना है, जब भी बजट आता है, जब इकोनॉमी की बात आती है, तो जो बजट में घटनाक्रम होते हैं, किन चीजों, मतलब अगर इकोनॉमी से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है,
80% 80% उम्मीद रहती है कि वो बजट से जुड़ा हुआ होगा, बजट में जिन योजनाओं के बारे में बोला होगा, जिस तरह से आर्थिक समीक्षा में बातें की गई होंगी, निश्चित रूप से 80% प्रश्न वहीं से बनते हैं। तो जब आप इकोनॉमी पढ़िए, इकोनॉमी पढ़ने से पहले यदि आपका बेस अच्छा है, बेसिक आपने पढ़ा है, तो बजट का अध्ययन करिए, बजट को समझने में समय दीजिए, बजट किस प्रकार से बनाया जाता है, किस तरह से चीजों को संकलित किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इकोनॉमी का आ जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन सी फसलें, ये तो पूर्व में भी था, इसमें कुछ नया नहीं है। फिर ये आ गया मानव संसाधन विकास। अब मानव संसाधन विकास शिक्षा के बारे में, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, बालिकाओं से संबंधित शिक्षा क्या चल रही है, फिर उनसे वर्गों से संबंधित जो सामाजिक मुद्दे हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या कर दिया गया है, चीजों को उलट फेर कर दिया गया है। कुछ चीजें ऐसी थी जो पहले नहीं थी, उनको जोड़ा गया है, बाकी को कुछ चीजें ऐसी थी कि किसी पेपर में, थर्ड पेपर में कुछ थी, उसको उठा के सेकंड में कर दिया गया है, कुछ थर्ड में था, उसको उठा के फोर्थ में कर दिया गया है। तो यही चीजें की गई हैं। अब इसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, सिलेबस आप सबने देख लिया होगा, उम्मीद करता हूं सबने देखा होगा जो लोग जागरूक हैं। तो इसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, जैसे हम प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें, प्रथम में क्या है, इतिहास, भूगोल। द्वितीय में क्या है, अर्थव्यवस्था और हमारी राजनीति। ठीक है, अब इतिहास भूगोल में कैसे पढ़ना है हमें, देखिए यदि आप हमारे साथ मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन कर रहे हैं, जहां सोमवार से शुक्रवार एक प्रश्न का अध्ययन कराया जाता है, तो हमने 2 चरणों में इसको प्रारंभ किया। कैसे, पहला जो प्रश्न दिया जाता है वो आपके सिलेबस से दिया जाता है, मतलब या तो वो इतिहास, क्योंकि अभी यही चल रहा है, तो या तो वो इतिहास खंड से होता है या तो वो भूगोल खंड से होता है। ठीक है, पहला है या तो वो इतिहास से होगा या तो भूगोल से होगा। दूसरा हमने इसमें क्या किया है, समसामयिक मुद्दों से उठाते हैं प्रश्न। समसामयिक मुद्दे से जो प्रश्न उठाते हैं वो क्या होता है कि वो इकोनॉमी से भी हो सकता है, पॉलिटी से भी हो सकता है, ज्योग्राफी से भी हो सकता है, साइंस टेक से भी हो सकता है। मतलब ये जो दूसरा वाला प्रश्न है हमारा, ये किसी भी सेक्शन से उठ सकता है और ये समस्त परीक्षाओं के लिए, जहाँ पे मुख्य परीक्षा लिखित है, महत्वपूर्ण होता है। पीटी के लिए भी कुछ फैक्ट यहाँ से मिल जाते हैं। तो आपको, यदि आप इतिहास और भूगोल का बेहतर उत्तर लेखन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अच्छे अंक मिले, तो पहले दिन से ही, जिस दिन आपने सोचा कि आपको मुख्य परीक्षा पास करनी है, एमपीपीएससी में जाना है, ठीक है, उसी दिन से आपको क्या करना है कि आंसर राइटिंग प्रारंभ कर देना है। ठीक है, मतलब पहले दिन से आंसर राइटिंग, जिस दिन आपने दिमाग में सोचा आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है, एमपीपीएससी क्वालिफाई करना है, पहले दिन से आंसर राइटिंग करिए। यदि पहले दिन से नहीं करते हैं, आप इस उम्मीद में रहते हैं कि भाई पीटी पास कर लेंगे तब हम करेंगे, निश्चित रूप से आप असफल होंगे, 100% ये सत्य है। कोई भी कितनी भी मेहनत कर लें कि आपने कभी आंसर राइटिंग नहीं किया है और प्रारंभिक परीक्षा के बाद करते हैं, निश्चित रूप से कुछ भी कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, सफल नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना है, पहले दिन से आंसर राइटिंग करना है। और जिनको ना विश्वास होता हो इस पर, तो आपके बारे में, अपने आप के बारे में आपको सब कुछ पता होगा। आप 10 मिनट का टाइम ले लीजिएगा और कम से कम अपने बारे में 200 शब्द क्रमबद्ध तरीके से लिखिएगा। क्रमबद्ध तरीके से लिखिए। क्या लिख पाते हो? आप देखोगे कि नहीं लिख पाते हो। जब आप अपने बारे में, जिसकी आपकी उम्र होगी, उतने दिनों से जानते हो, नहीं लिख पा रहे हो 10 मिनट में, तो आप कैसे मान सकते हो ये परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाता है और वो 5 से 6 मिनट का उसमें समय मिलता है तो आप कर ले जाओगे। आपका 2 से, यदि आपने कभी नहीं लिखा है ना, तो 2 से 3 मिनट तो आपको समझने में लग जाएगा कि पूछा क्या गया है। ठीक है, यदि आगे आप लिखने बैठोगे तो आप क्रमबद्धता नहीं रहेगी। पता लगा जो लास्ट में लिखना निष्कर्ष में, वो आप प्रस्तावना में लिख दिया, जो प्रस्तावना में लिखना वो मुख्य बॉडी में लिख दिया, तो आपका कोई भी फायदा इससे नहीं होने वाला है, बल्कि नुकसान होने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा, यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले दिन से ही आंसर राइटिंग, ऐसा नहीं कि हम सब पढ़ रहे हैं हम कर ले जाएंगे,
भैया पढ़ने और लिखने में बहुत अंतर होता है। आपको सारी जानकारी पता है लेकिन आप लिखने बैठोगे नहीं लिख पाओगे, क्योंकि कभी अभ्यास नहीं किया है, क्रमबद्धता का अभाव रहेगा, चरणबद्ध तरीके से नहीं लिख पाओगे, और वही कमियां होती हैं उत्तर लेखन की, जिससे आप बाहर कर दिए जाओगे। तो आपको कहना है कि पहले दिन से उत्तर लेखन करिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि आप उत्तर लेखन नहीं करते हैं तो आप भूल जाइएगा कि आप एमपीपीएससी में जा सकते हैं या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग में, जहां पे मुख्य परीक्षा रिटर्न है, आपकी एंट्री हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। ये मेरा अनुभव है 2 वर्षों का, जो मैंने मुख्य परीक्षा क्वालिफाई किया है यूपीएससी का, उसका मेरा ये अनुभव है, तो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नियमित आंसर राइटिंग करना है। हमारे साथ जुड़िए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसके माध्यम से जुड़िए और नियमित हमारे साथ उत्तर लेखन करिए। और आंसर राइटिंग जब आप करते हो हमारे साथ, तो 2 प्रश्न प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार दिए जाते हैं। ठीक है, और शनिवार और रविवार जो दिन होता है, इस दिन आपको क्या करना होता है कि जो प्रश्न आपने किया है इन 2 दिनों में, उसको आपको रिवीजन करना होता है, उनके कंटेंट को नोट करना होता है, एक नोट्स तैयार करना होता है। ये चीजें आपको शनिवार और रविवार में करनी होती हैं। और बाकी के अन्य दिनों में आपको क्या करना होता है कि सिर्फ 2 प्रश्न दिए जाते हैं, उसको खोज के रट्टा मार के कहीं से भी लिखिए। यदि आपको उत्तर लेखन में समस्या आ रही हो तो हमारी एक वीडियो है, क्या है, कैसे मुख्य परीक्षा में कैसे उत्तर लेखन करें, प्रारंभिक वीडियो है, वीडियो नंबर 1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम वीडियो संख्या 01 जाकर देखना है। यदि आपको नहीं मिलती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उपलब्ध करा देंगे। 01 मेरी वीडियो जाके देखिएगा, आपको निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा कि उत्तर लेखन कैसे करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और यदि हम प्रारंभ कर रहे हैं तो कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो याद रखिएगा कि यदि आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले उत्तर लेखन प्रारंभ करो, और उत्तर लेखन के लिए, प्रश्न के लिए आप हमारे साथ जुड़ो, अपनी कॉपी आप हमें शेयर करोगे, हम बताएंगे कि क्या कमियां हैं, किस तरीके से लिखने की जरूरत है। तो यहीं पे यदि देखा जाए तो आप इतिहास, भूगोल आपको बहुत नॉलेज है, तो इतिहास से हमने उत्तर लेखन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है, वहां से जुड़िए और अपने उत्तर लेखन को प्रारंभ करिए। बात आती है दूसरे पेपर की, इकोनॉमिक्स और जो हमारा है पॉलिटी वाला सेक्शन। उसको आप जानते हैं, पॉलिटी में भी नवीन घटनाक्रम होते रहते हैं, जैसे कोई अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा लाया गया, या कोई नियमों में परिवर्तन किया गया, किसी कानून में संशोधन किया गया केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा, तो आप उन सब गतिविधियों पर नजर बना के रखें। मैं बार बार कहता हूं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, अब आजकल ज्यादातर प्रश्न क्या हैं, करंट से जोड़कर पूछे जा रहे हैं, समसामयिक में जो हो रहा है उसी से जोड़कर प्रश्न बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, समसामयिक घटनाओं पर अच्छी पकड़ बनाकर रखनी है। ठीक है, और जब समसामयिक घटनाएं आप नियमित रूप से करेंगे तो आपका प्रारंभिक परीक्षा भी बेहतर हो जाएगा। आपको किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम के 1 सप्ताह 1 महीने पहले ही आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई हम कर सकते हैं, और वही कॉन्फिडेंस जब तक ना हो तब तक परीक्षा में नहीं बैठना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि तुरंत फॉर्म निकला नहीं कि अगले दिन फॉर्म भर दो। भैया फॉर्म मत भरो, कोई फायदा नहीं है। जब आपकी तैयारी है, आपको विश्वास है अपने आप पे, तभी परीक्षा में जाएं, अन्यथा परीक्षा में बैठने से कोई फायदा नहीं है। घर वाले भी गिनेंगे, भैया इतना पेपर दिए कहीं कुछ नहीं हुआ, और आप भी अपने आप में परेशान हो जाओगे कि हम इतना दे रहे हैं कहीं कुछ नहीं हो रहा है, और उससे सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को, अपने विश्वास को कम करोगे। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो क्या करना है, जब तक पूर्ण रूप से आप तैयार ना हो, किसी भी परीक्षा में नहीं बैठना है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, ये जो बिंदु बता रहा हूं, सबसे पहली बात, करंट हमें रेगुलर पढ़ना है। ठीक है, ये हमें पीटी में भी मदद करेगा और मेंस में भी। यदि हम करंट रेगुलर अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब मेंस का भी हम 30% सिलेबस कवर कर रहे हैं और पीटी का 50% सिलेबस कवर कर रहे हैं। यदि आप सिर्फ करंट पढ़ते हो तो भी पीटी का 50% सिलेबस आप कवर कर रहे हो, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है वो मैंने पहले बताया है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा की जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया है, तो वहां से देखिएगा। दूसरी बात, क्या करना है आपको, आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, आंसर राइटिंग नियमित होनी चाहिए। आंसर राइटिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
ये नियमित रूप से मिलनी चाहिए और करनी है आपको। एक प्रश्न 200 शब्दों में हल करो, एक प्रश्न 100 शब्दों में हल करो। सेम प्रश्न को यदि आपको कोई प्रश्न दिया गया, उसी को 200 शब्दों में लिख के देखो, उसी को 100 शब्दों में लिख के देखो। इससे क्या होगा कि यदि कम शब्दों में, मतलब इससे क्या सीख मिलेगी आपको, क्या शैली विकसित होगी, आपके अंदर शैली विकसित होगी। यदि किसी मुद्दे को ज्यादा शब्दों में लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, यदि इसको कम शब्दों में समेटना है तो भी वो कला आपके अंदर विकसित हो जाएगी। तो ये चीज आपको करना है। आंसर राइटिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। इसके बाद क्या करना है, आंसर राइटिंग के बाद जब भी आप करते हैं, कम से कम सप्ताह में एक दिन रखो क्या करने के लिए, कि जो भी आपने आंसर राइटिंग किया है उसको रिव्यू करने के लिए, चेक करने के लिए, भैया हमने किन घटनाक्रम पर उत्तर लेखन किया है, और किया है तो उससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट है तो उसको नोट करिए। पीटी के लिए है तो अलग नोट्स बनाइए, मेंस के लिए महत्वपूर्ण है तो अलग बनाइए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि हो सकता है हर प्रश्न का तथ्य आपको ना पता हो क्या लिखना है, तो आपको क्या करना है, कॉपी मारना है, रट्टा मारना है, नकल करना है, सब कुछ करो, कहीं से भी लिखो, लेकिन लिखो। मेरा कहने का मतलब है लिखो, कहीं से भी लिखो, नकल मारो, रट्टा करो, कुछ भी करो, लेकिन उत्तर लिखना है, ठीक है। और जब आप लिखते हो तो निश्चित रूप से कुछ बिंदु आपके दिमाग में बैठते होंगे, जो पहली बार बैठते होंगे, जब दोबारा आप रिवीजन करोगे सप्ताह के अंत में तो निश्चित रूप से वो आपकी जो फाइनली मेमोरी है उसमें जाएंगे और हमेशा आपको मदद करेंगे। क्योंकि आप जब मुख्य परीक्षा में जा रहे हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके पास शब्द होने चाहिए। जैसे शब्दकोश सुनते हो ना, तो आपके पास जो कोश है, मेमोरी जो है, उसमें कुछ शब्द होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ना हो कि आपको सारी चीजें आ रही हो और एक्सप्रेस ना कर पाओ, आपको शब्द ही ना मिले कि किन शब्दों को इस आंसर में, इस उत्तर में प्रयोग किया जाए, तो आपको शब्द होने चाहिए, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे, हम आपको एक वीडियो उपलब्ध कराएंगे थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर की क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर। प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति क्या थी वो मैंने पहले बता दिया है। आज फर्स्ट और सेकंड की क्या रणनीति होनी चाहिए वो मैं बताया हूं, और उम्मीद करता हूं बताने में सफल रहा हूं, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप प्लीज, यदि आपने सोचा है कि आपको एमपीपीएससी क्वालिफाई करना है तो नियमित रूप से उत्तर लेखन प्रारंभ कर दीजिए, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, ठीक है। तो यहीं पे चर्चा समाप्त करते हैं, धन्यवाद।